इजराइल का युद्ध अटल हो चुका है। the world on the brink of World War III. लेकिन ईरान ने सीधे ही जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। World War III has already started. The World War is already upon us. इजराइल और हमास की जंग को 1 साल होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। ये फैसला सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने दिया था और ईरान की एक मिलिट्री फोर्स है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। इनका कहना है कि 90% से ज़्यादा मिसाइल्स अपने टारगेट पर हिट करें, लेकिन इजराइल का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स ने बहुत सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इसी बीच बहुत सारे ऐसे इमेजेस सामने आए जहाँ पर ये मिसाइल्स हिट करे और क्रेटर बन गए, गड्ढे बन गए, बेसिकली गड्ढे बन गए। साउथर्न इजराइल में एक नेगेव नाम का डेजर्ट है, वहाँ पर एक इजराइल का मिलिट्री बेस है, वहाँ से भी इमेजेस सामने आए, वहाँ पर भी क्रेटर बन गया, सो जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। लेकिन वहीं इजराइल बोलता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा मिनिमल डैमेजेस हुए क्योंकि उनके एयर डिफेंस से ज़्यादातर डैमेज को ऑब्जर्व कर लिया था या फिर इंटरसेप्ट कर लिया था। इसके रिस्पॉन्स में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इजराइल ज़रूर रिटेलिएट करेगा। Iran made a big mistake tonight, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इजराइल जो है जवाबी कार्रवाई करता है तो ईरान रुकने वाला नहीं है। अभी सिर्फ मिलिट्री बेसिस या फिर नॉन सिविलियन एरियाज पर टारगेट किया था, आगे वो बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? इजराइल और हमास की जंग में ईरान क्यों आ गया? और ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर ये एक रीजनल वॉर बन जाएंगी? आइए जानेंगे हमारी इस वीडियो में। ईरान ने जो ये अटैक करा वो बिना किसी वजह से तो नहीं था। ईरान हमेशा इजराइल के फ़लस्तीन के ऊपर की गई एट्रोसिटीज़ के सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है। ईरान हमेशा फ़लस्तीन के लैंड्स पे इलीगल ऑक्यूपेशन और जेनोसाइडिकल पॉलिसीज़ के खिलाफ खुला आवाज़ उठाता रहता है। ये बात भी सही है कि इजराइल जो है हमेशा रिस्पॉन्स बहुत एग्रेसिव रहा है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या ईरान हो, हर एग्रेशन का जवाब वो मिलिट्री फोर्स से देता है। लेकिन बात सिर्फ रिटेलिएशन तक सीमित नहीं है। इजराइल का जो स्टैंड है वो ज़्यादातर क्रिटिक्स कहते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट है, मतलब सिविलियंस को भी टारगेट करा जाता है। सिर्फ पिछले साल से अब तक देखें तो गाजा पे उन्होंने इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग करी कि 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीन सिविलियंस की जान ले ली, उसमें ज़्यादातर बच्चे थे। ये नंबर दुनिया के लोगों को हिला कर रख दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ईरान जो है हमेशा अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता था, जो कि हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस है, जिन्हें हम एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंट भी कहते हैं। ये हिजबुल्लाह एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंट क्या है आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ईरान जो है इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे हो गया? वैसे ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करा हो। ईरान ने आज से 6 महीने पहले 13 अप्रैल को भी इजराइल के ऊपर अटैक करा था। ये अटैक आज जो अब हुआ है अटैक, इससे भी बड़ा अटैक था। इसमें 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। अगर मशीनरी को देखा गया तो अप्रैल का अटैक जो है अक्टूबर के अटैक से भी बड़ा है, जैसे कि मैं अभी कहा, जिसमें 170 से ज़्यादा ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा। आप सोच रहे होंगे कि तभी भी ईरान अटैक क्यों करा था? ईरान का जवाब है रिवेंज, रिटेलिएशन। इससे 2 हफ्ते पहले यानी 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने दमिश्क पर एक एयर स्ट्राइक करा था। इस एयर स्ट्राइक में 7 ईरानियन ऑफिसर्स मारे गए, जिसमें एक टॉप ईरानियन जनरल भी शामिल था, जो कि ईरानियन एम्बेसी का हिस्सा था। सोच के देखो, एक एम्बेसी का जो लैंड का टुकड़ा रहता है वो उस देश के टुकड़े को माना जाता। अगर उस एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा तो उस देश के ऊपर अटैक हो रहा समझते। यहाँ पर तो ईरान का एक एम्बेसी टॉप जनरल ऑफिसर भी शामिल था। तो ईरान ये बोल रहा है कि वो उस बदले का जवाब दे दिया, और ये ऐसा पहली बार था जब किसी और देश ने इजराइल के ऊपर अटैक करा हो। 1991 में गल्फ वॉर में इराक ने सद्दाम हुसैन के अंडर लीडरशिप में अटैक करा था, लेकिन उसके बाद से इजराइल के ऊपर कोई ऐसा डायरेक्टली अटैक नहीं हुआ था। हमेशा ईरान जो है प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह और हुतीस और हमास के जरिए इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कराते रहता था। और जब अप्रैल में हमला हुआ था इजराइल के ऊपर तो इजराइल की अलाइड कंट्रीज भी उसकी मदद करी थी, जैसे कि अमेरिका, यूके और इवन जॉर्डन भी। अगर आप मैप में देखेंगे तो ईरान और इजराइल बहुत ही ज़्यादा दूर है, इनके आपस में बॉर्डर्स में नहीं मिलते। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट भी करें तो 1000 किलोमीटर का आता है। अगर ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला होता है ईरान के पास से, उस ड्रोन को ईरान से इजराइल जाने में 2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, आयरन डोम, वो सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस और 10 किलोमीटर का रेडियस है उसका। कोई भी उस रेंज में अगर कोई भी मिसाइल या रॉकेट लॉन्च होती है तो वो उसको आराम से इंटरसेप्ट कर लेता। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो आसमान में रॉकेट गिरने से पहले उसको डिटेक्ट कर लेता और अपनी रॉकेट छोड़ के उसे वहीं आसमान में फोड़ देता। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ शॉर्टर रेंज के रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स को ही रोक सकता। इसके लिए इजराइल के पास एक ऐसे 2 और डिफेंस सिस्टम्स है जिसको यूज़ करता, जिसका नाम है डेविड स्लिंग और एरो। अगर हम बात करें डेविड स्लिंग की तो इसकी जो है प्रोटेक्शन हाइट है 15 किलोमीटर्स और रेडियस है 300 किलोमीटर्स।
लेकिन हम जानते हैं कि ईरान जो है 1000 किलोमीटर दूर से, अगर ईरान वहाँ से कोई एक मिसाइल लॉन्च करता है तो ये उसे भी नहीं बचा सकता। इसके लिए यहाँ पर ये एरो सिस्टम है, एरो 3 नाम का एक हाई डिटेक्शन रेंज है जो कि 2400 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड है। अगर कोई स्पेस से भी मिसाइल लॉन्च करता है तो ये आराम से उसको डिटेक्ट करके वहीं का वहीं इंटरसेप्ट कर ले सकता। यहाँ इसी बीच जब ईरान जो है इजराइल के ऊपर अटैक करा था तो यही एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। और इसकी एक दिन की अगर एक मिसाइल की कॉस्ट अगर हम बात करें तो एक मिसाइल की कॉस्ट 50,000 है आयरन डोम की, और सेकंड जो डेविड स्लिंग है उसकी एक मिसाइल की कॉस्ट $1 बिलियन है। अगर हम एरो सिस्टम की बात करें तो ये कई मिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच सकती है। ईरान ने अप्रैल में इजराइल के ऊपर अटैक करा था तो उनको एक दिन की कॉस्ट $200 मिलियन आई थी। और इजराइल के पास अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ मिसाइल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करे जाते इजराइल के ऊपर तो वो उनका डिफेंस सिस्टम फेल कर देता, क्योंकि उतने पैसे नहीं है ना। उतने पैसे तो खैर पापा अमेरिका है पैसे दे देने के लिए, लेकिन मिसाइल्स भी उतने ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहना। और तब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन जो है नासिर खानी ने कहा था ये जो अटैक ईरान ने करा था जब अप्रैल में, ये एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है और वेस्टर्न कंट्रीज को प्रेस करना चाहिए कि वो ज़्यादा खतरनाक अटैक नहीं करा था। ये एक स्टेटमेंट ये बताता है कि ये ईरान थ्रेट दे रहा था इजराइल को और बोल रहा था कि शुक्र बनाओ कि हम अभी तुम्हारे पर ईजिली गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। ईरान के वेपन्स जो है इतने कम खतरनाक नहीं है। ऐसे कई मिसाइल्स है जो सिर्फ लास्ट ईयर ही डेवलप हुए थे और इस अटैक में पहली बार इस्तेमाल हुए थे, जैसे कि 2023 की फतेह मिसाइल। BBC की फोटो में देख सकते हैं आप ईरान के सभी मिसाइल्स और उनकी कैपेबिलिटीज़। और इसमें एक चीज़ नहीं है जो है 2023 की फतेह मिसाइल, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है। इसका फ्लाइट टाइम जो है 18,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है, 15 टाइम फास्टर जो कि स्पीड ऑफ साउंड है। जैसे कि इसके नाम में ही हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़, यानी कुछ चंद ही मिनट का टाइम लगेगा ईरान से इजराइल पहुंचने में और अपना टारगेट को हिट करने में। Able to precisely hit any target within the range of 870 miles, and there exists no system that can rival or counter this missile. बहुत सारे लोग रॉकेट्स और मिसाइल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रॉकेट्स वो है जो एक प्रोजेक्टाइल में एक अंदाजे से लगा के फेंकते हैं। आप इसे बहुत सारे गेम्स में भी देखे होंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल GI या फिर अलग अलग बहुत सारे गेम्स। एक मोटी सी गोल गन रहती है जिससे फायर करते हैं, ये बहुत बड़ा एक रॉकेट निकल के टारगेट अटैक करता है। लेकिन मिसाइल्स में वैसा नहीं है। एक मिसाइल कम से कम 3 फ्लोर्स की उतनी लंबी रहती है और इसको प्रिसिशन टारगेटिंग सिस्टम रहती है। इसको पहले से बताया जाता है कि इस टारगेट पे यहाँ पर हिट करना है तो वो उसी टारगेट पे हिट करता है। और इसी अप्रैल के अटैक के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक सिक्योरिटी काउंसिल जनरल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें वो इस सिचुएशन को डेवलप करे थे और जल्द से जल्द पीस टॉक्स के जरिए इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करे थे। वैसे तो इजराइल पर हिजबुल्लाह, हुतीस और हमास अक्सर अटैक करते रहते थे, लेकिन इजराइल ने गाजा के ऊपर फुल फ्लेज अटैक करा तो इन ग्रुप का हमला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह, हुतीस और हमास। हिजबुल्लाह जो है साउथ लेबनान की एक मिलिट्री ग्रुप है, वहीं हुतीस जो है एक यमनी मिलिट्री ग्रुप है। हमास तो आप जानते ही है। और इन तीनों को मिला के एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं हम, जो कि ईरान इसको पीछे से फंड करता और सपोर्ट करता। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हिजबुल्लाह की तो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पावर में आई थी 1982 में जब इजराइल ने इन्वेड करा था लेबनान के ऊपर। ये एक ऑफिशियल बनी कब 1985 में, और ये सिर्फ एक मिलिट्री ग्रुप ही नहीं जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान में जिसके पास वहाँ पर MP के सीट्स तक हैं। ये एक ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी है लेबनान में जो कि डिमांड करी थी डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल स्टेट को। ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जो है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन इंडिया इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। हिजबुल्लाह का ज़्यादातर कंट्रोल साउथर्न लेबनान में है और वो हिजबुल्लाह ही थी जो इजराइल के 22 साल के ऑक्यूपेशन जो लेबनान पे करे थे उसे धक्के मार के बाहर निकाली थी। फिर साल 2006 में भी इनकी जंग होती है आपस में हिजबुल्लाह और ईरान की, तकरीबन 34 डेज़ के लिए चलती है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं जीतता और वो अपने अपने रास्ते चले आते हैं। और जब से ही इसका लार्जर पार्ट जो है साउथर्न लेबनान का हिजबुल्लाह के कंट्रोल में रहता। और आज के दिन आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग जो है ओपनली कुछ महीनों से चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को भी हमास जब इजराइल के ऊपर अटैक करा, जब भी हिजबुल्लाह उसके दूसरे दिन 8 अक्टूबर 2023 से वो बोल दिए थे कि हम ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल। वहीं अगर हम बात करें हुतीस की तो ये साल 1990s में फाउंडेड हुई थी और इसका मेन रीज़न था शिया मार्जिनाइजेशन और इंक्रीज फॉरेन पॉलिसी इन यमन। सेम हिजबुल्लाह के वैसे ही हुतीस को भी कई वेस्टर्न कंट्रीज और इंक्लूडिंग USA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, लेकिन ईरान और रशिया नहीं मानते। हुतीस को ईरान और रशिया फंड करते। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी हुतीस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती है। अगर हम थोड़ा मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पे जाएँ तो हुतीस को और
हमास को और हिजबुल्लाह को ईरान फंड करता है और ईरान की बैकिंग रहती है। ये ईरान के प्रॉक्सीज कहते हैं, जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट भी कहते हैं। इसके अपोज में हमेशा सऊदी आता है और सऊदी के साथ वेस्टर्न कंट्रीज भी है। तो ये देख लो, ईस्टर्न जो कंट्रीज है स्पेशली चाइना, रशिया, ईरान, ये ज़्यादातर रेबल्स के फेवर में है, और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, यमन की गवर्नमेंट या फिर लेबनान की गवर्नमेंट, इसके सपोर्ट में ज़्यादातर सऊदी और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए आते हैं। अगर हम बात करें हिजबुल्लाह की, देखा गया तो हिजबुल्लाह भी कोई एक छोटी मोटी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी वजह से 80,000 से भी ज़्यादा इसराइलियों को वहाँ का लेबनान के पास क्रॉस बॉर्डर जो है वो छोड़ के 20 मिडिल सिटीज़ में जाना पड़ा। हुतीज़ ने भी अपना फुल कंट्रोल रेड सी पे जमा के रखा हुआ है, वहाँ पर से जो भी शिप जाती है उसको मिसाइल से उड़ा के वो ख़त्म कर देते हैं। इसकी वजह से $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा ट्रेड लॉसेस में। ये अप्रैल अटैक से पहले ईरान हमेशा अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता था इसराइल को अटैक करने के लिए, लेकिन 14 अप्रैल को वो ऑफिशियली डिक्लेयर करता है, ऑफिशियली इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। वो ऑफिशियली कहता है कि जो भी ज़ायनिस्ट रिजिम अटैक्स हमारे इंटरेस्ट, एसेट्स और पीपल को नुकसान पहुंचाएंगे, हम उसका काउंटर अटैक करेंगे। ये IRGC हेड हुसैन सलामी ने कहा है। Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. जुलाई 31, 2024 में एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है ईरान की कैपिटल तेहरान में। इस्माइल हनिया ये एक पॉलिटिकल लीडर थे हमास के और टॉप मोस्ट मिलिटेंट फलस्तीन के ग्रुप के टॉप मोस्ट लीडर थे। इनका असैसिनेशन कोई ऑफिशियली इजराइल तो क्लेम नहीं करता, लेकिन सस्पेक्शन तो बहुत ज़रूरी जाता है। तभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स जो है उन्होंने कहा था कि इनका ब्लड कभी भी वेस्टेड नहीं जाएगा। तब से यही एक वार्निंग्स आना शुरू हो गए थे, और उसके बाद 17 सितंबर में ये पेजर अटैक भी होता है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। ये बहुत सारे लोगों को मार देता है। और 20 सितंबर को एक और हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होता है इब्राहिम अकील का। ये कमांडर थे हिजबुल्लाह चीफ ऑपरेशन के, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट कमांडर। ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज थे, तो जाहिर सी बात है ईरानियन गवर्नमेंट खुश नहीं थी। उसके बाद 25 सितंबर को हिजबुल्लाह का मिसाइल यूनिट लीडर का भी असैसिनेशन हो जाता है। और 27 सितंबर को IRGC के जनरल अब्बास इनोफर शाह भी मारे जाते हैं इस एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह भी उसी एयर स्ट्राइक में मारे जाते हैं। ये जो है हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी थे 1992 से। ये सारे लीडर्स मारे जाने के बाद भी आज भी लेबनान के ऊपर अटैक होते जा रहा है और मासूम लोगों की जान जाते जा रही। तकरीबन 1000 लोग मारे गए इस एयर स्ट्राइक्स में। वहीं UN और USA दोनों इस अटैक को कंडेम करते जा रहे बार बार, लेकिन इजराइल की तरफ से रुकने का इतना भी चांस नहीं दिख रहा। वैसे तो USA हमेशा पीस की बात करता है, लेकिन साइड में हम देखते हैं तो USA $1 बिलियन तकरीबन $3.5 बिलियन जो है मिलिट्री एड इजराइल को देता है, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस में डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। अगर भाई आपको वाकई में पीस होना है तो आप क्यों फंडिंग दे रहे हैं? ओके, डिफेंस को दे रहे हैं आप, लेकिन क्या वो एक्चुअल डिफेंस है या फिर ऑफेंस है, ये भी तो देखो USA। अगर बात करें हम इस 1 अक्टूबर वाले अटैक की, तो कोई एक ऐसा कोई साइन नहीं था जिससे ये मालूम हो सकता था कि ईरान अटैक करने वाला है, लेकिन इसे USA ने फर्स्ट नोटिस करा और IDF को इन्फॉर्म करा कि ईरान जो है अटैक करने वाला है, बी रेडी। पूरी कंट्री में सायरन्स वगैरह बजना शुरू हो गए और सारे सिटीजन्स जो है एक बंकर के अंदर चले गए, तो मोस्टली ऑलमोस्ट सब सेफ हो गए। इसमें सिर्फ एक ही जान गई, जो कि एक फ़लस्तीनियन था। ईरानियन न्यूज़ एजेंसी का ये कहना है कि ये मेन रीज़न इसके पीछे है असैसिनेशन ऑफ हिजबुल्लाह लीडर, क्योंकि इजराइल जो है बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर्स को मार दिया था, तो अब ईरान जो है उसका बदला ले रहा है ईरान अटैक करके। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो धमकी दी है कि जैसे गाज़ा, हिजबुल्लाह और लेबनान का हाल हुआ है, ईरान का भी वही हाल होगा और ईरान इस अटैक को रिग्रेट करेगा। PM ऑफ इजराइल बेंयामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान जो है बहुत बड़ी गलती करा और इसका उसको पे करना पड़ेगा। איראן עשתה הערב טעות גדולה. את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. रही बात सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो इस बार इस मामले में न्यूट्रल रहेंगे और US को सारे एयरबेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे ईरान के खिलाफ, और ना ही ईरान को सपोर्ट करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इस बीच इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया तो अभी ऑफिशियली न्यूट्रल ने आपको प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ईरान के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती है और इजराइल के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती है, तो अभी इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। और रही बात इस बड़े सवाल की, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है या फिर रीजनल वॉर है, जैसे कि न्यूज़ वाले अपने को तो बता रहे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया। अभी वर्ल्ड वॉर 3 कहना है इसके वास्ते बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होती। बहुत सारे देश और बहुत सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल होते हैं। अभी के लिए रीजनल वॉर टर्न होते जा रही है, क्योंकि इसमें अलग अलग कई देश शामिल हो गए, जैसे लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान, इसराइल। तो कह सकते हैं हम एक रीजनल वॉर टर्न होते जा रहा है। देखते हैं मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है।
क्योंकि कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट होगी तो वो मिडिल ईस्ट से शुरू होंगी। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि कोई भी वॉर हो, कहीं भी हो, हमेशा नुकसान आम सिविलियंस का ही होता है, सिटीजन्स का ही होता है। बड़े पावरफुल लीडर्स जो है हमेशा अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से बिता देते हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिविलियन का होता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद। The West cannot hide. They cannot claim ignorance. Nobody can say they didn't know. We live in an era of technology, and this has been described as the first live stream genocide in history, and I believe that to be true.